नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चुनावी साल में सीएम त्रिवेंद्र के पिटारे से हर वर्ग को मिली सौगात। 2021-22 के लिए 37,400 करोड़ रुपए का बजट किया पेश। सीएम त्रिवेंद्र की बड़ी घोषणा, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया नया मंडल। नई नगर पंचायतों के अवस्थापना विकास के लिए 1-1 करोड़ की घोषणा। बदल गई उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की तस्वीर। अब कोरोना के झटके से उबरने की चुनौती। प्रदेश की आर्थिक विकास दर वर्ष पहले के साल की तुलना में कम। हरिद्वार में पहली बार निकली किन्नर अखाड़े की पेशवाई, देखने को उमड़ा जनसैलाब। हर हर महादेव के जय घोष गूंजी चारों दिशाएं। चमोली की ऋषिगंगा झील से पानी निकालने का साइफोनिक एक्शन सुरक्षित तरीका। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने भेजी रिपोर्ट। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को आधार अनिवार्य, केंद्र की अधिसूचना के बाद उत्तराखंड में लागू हुए नियम। केंद्र सरकार ने परिवहन से जुड़ी 18 सेवाओं के लिए आधार किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हरिद्वार से है, जहां आनंद अखाड़े। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है, जहां आनंद अखाड़े की पेशवाई आज। इस वक्त की बड़ी खबर है, आनंद अखाड़े की एसएमजेएन कॉलेज के प्रांगण से हो रही है शुरुआत। आनंद अखाड़े के होगा पेशवाई का समापन। हजारों की संख्या में साधु संत रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं हरिद्वार से, जहां आनंद अखाड़े की पेशवाई आज एसएमजेएन कॉलेज के प्रांगण से हो रही है शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं, ये देख लिया, ये विजुअल आप देख सकते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे आनंद अखाड़े में संत रहेंगे मौजूद, साधु संत मौजूद रहे हैं। एसएमजेएन कॉलेज के प्रांगण से हो रही है शुरुआत। आनंद अखाड़े में हो रहा है पेशवाई का समापन। आनंद अखाड़े की पेशवाई आज एसएमजेएन कॉलेज के प्रांगण से हो रही है शुरुआत। आनंद अखाड़े में होगा पेशवाई का समापन। हजारों की संख्या में साधु संत रहेंगे मौजूद। हरिद्वार की ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में रानीपुर झील के पास एक कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। बता दें कि ज्वालापुर के बाबर मोहल्ले की रहने वाला एक परिवार कार में सवार होकर कलियर से हरिद्वार आ रहा था। उसी दौरान ये हादसा हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। वहीं देर रात कार को ढूंढकर क्रेन से बाहर निकाला गया और कार में सवार सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। 8 बजे सूचना मिली थी कि एक गाड़ी जो है वो यहाँ पुल जटवाड़ा के पास रानीपुर झाल से नीचे गिर गई है पानी में। तो उसी सूचना पे तत्काल यहाँ पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। इसमें जल पुलिस को बुलाया गया, इसमें बोट भी बुलाई गई और बाकी भी यहाँ पे कार्रवाई की गई। तो उसको गाड़ी को अब निकाल लिया गया है। उसमें से 4 को हॉस्पिटल भेजा गया है और एक व्यक्ति है जो उसमें निकला है। जैसे जैसे गर्मी का सीजन शुरू होता है, वैसे ही वन विभाग के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो जाता है और वन विभाग द्वारा वनों को आग से बचाने के लिए रणनीति बनाई जाती है। थाना रेंज अंतर्गत भी फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग सतर्क और अलर्ट नजर आ रहा है, जिनकी रेंज कार्यकाल द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि वह वन क्षेत्र और जानवरों को आग से महफूज रखा जा सके। थानू वन क्षेत्र के रेंजर एल.एन. डोभाल के दिशा निर्देश पर डिप्टी रेंजर गगनदीप सिंह द्वारा झाड़ियों का कटान और सड़क के किनारे भी सूखी पत्तियों को इकट्ठा कर जलाने का काम शुरू कर दिया गया है, जो कि वनों को आग से सुरक्षित रखने की अहम कड़ी है।
बताई जा रही है कि एक तो आग से बचाव होगा, दूसरे जंगली जानवर सवेरे बाघ वाघ दिखाते हैं, क्रॉस होते हैं, तो उनसे सेफ्टी रहेगी हर आदमी की। लोगों से एक ही सावधानी बरतें, सड़क पे आते जाते जो है बीड़ी सिगरेट ना फेंकें, और किसी भी दृष्टि से अगर आग की संभावना लगती है वो कार्य ना करें। नैनीताल शहर को हेरिटेज सिटी के रूप में पहचान देने की किवाड़ शुरू हो गई है। शहर का रंग रूप बदलने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, तो शहर के बाजारों को भी पहाड़ी शैली में निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही स्कूल और यातायात प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों को पहाड़ की संस्कृति के दर्शन होंगे। डीएम नैनीताल धीरज गर्ब्याल ने बताया कि इसके लिए शहर को एक नई पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही शहर में पार्किंग व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने के साथ पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी कार्य योजना तैयार की गई है। डीएम ने कहा कि गांधी ग्राम में एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा, तो चौराहों को सौंदर्यकरण किया जाना है और ओपन एयर थिएटर के साथ रामलीला मैदान को भी एकदम पहाड़ी शैली में निर्माण किया जाना है। मार्केट है और रजा क्लब के आसपास का जितना भी प्रांगण है उसको एक हेरिटेज लुक करते देते हुए रेस्टोरेशन की जो बात हो रही है, इसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो रही है। तो इसमें प्रथम चरण में जितनी भी चर्चा हमारी वो सक्सेसफुल नहीं है। और पंथ पार्क में जो ट्रैफिक की समस्या आती है रिक्शा स्टैंड के आसपास, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, उसको कैसे हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कैसे चौराहे बना के कैसे ट्रैफिक की स्मूथ रनिंग में हम लोग कारगर अपना कदम उठा सकते हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां कल जूना अखाड़ा के पेशवाई में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। बता दें कि जब पेशवाई बीच शहर में स्टेशन रोड की ओर पहुंची तो पेशवाई का मुख्य आकर्षण एक हाथी बेकाबू हो गया। वहीं घटना से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद हाथी पर काबू पाया गया। हाथी के काबू में आने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। चलिए, सीएम योगी गोरखपुर में है, चलिए सुनते हैं। सीएम योगी समीक्षा बैठक कर रहे हैं गोरखपुर में, देखिए लाइव। गोरखपुर से सीएम योगी लाइव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लाइव। सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर से लाइव देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है सर। दिया गया है जिसमें वो 6 से 7 बच्चों का पर्सनल गाइडेंस को पूरे वर्ष भर प्रोवाइड करेंगे। आशा करते हैं कि इस मैकेनिज्म से हम इस अंचल के बच्चों में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का प्रादुर्भाव करेंगे। इस मंडल की जनसंख्या लगभग 1.5-1.6 करोड़ है और हम लगभग 6 से 7% उत्तर प्रदेश की जनता का भाग है। और हमने अपना लक्ष्य ये रखा है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हम 6 से 7% से ज्यादा सफल होकर प्रदेश में और देश में अपना नाम उज्जवल करेंगे। पुनश्च
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूं। इस योजना के माध्यम से उन सभी लोगों तक पहुंचने का जिनको कॉम्पिटिटिव बुक्स और एक अच्छा मार्गदर्शन इस अंचल में उपलब्ध नहीं था। पुनः सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और प्रतीक्षा की घड़ी अब समाप्त होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे सीधे संवाद स्थापित करेंगे, आपको आशीर्वचन देंगे, लेकिन कुछ बच्चों को अगर जिज्ञासा होगी तो कम शब्दों में 2-3 प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चे प्रश्न पूछें। प्रणाम। जैसे कि आप एक महान योगी। बच्चे प्रश्न पूछें। सादर प्रणाम। जैसे कि आप एक महान योगी और संत हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े प्रदेश का दायित्व आपके सबल कंधों पर है। इन दोनों में आप किस प्रकार समन्वय स्थापित करते हैं? आपने अपना नाम नहीं बताया। बहुत सुंदर बना, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, भारत के अंदर हमारे अगर सनातन हिंदू धर्म की आप बात करें या भारत के अंदर जन्मे किसी भी व्यक्ति की बात करें, मैंने दोनों बातें इसलिए कही है कि आपने मुझे इस बारे में कहा कि मैं एक योगी हूं और साथ साथ उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री हूं। दोनों में समन्वय। देखिए, योगी का भी लक्ष्य होता है लोक कल्याण का और मुख्यमंत्री के रूप में भी मेरा दायित्व है कि मैं लोक कल्याण के पथ पर चल करके अपने राष्ट्र धर्म का निर्माण करूं। जब द्वंद्व होता है, व्यक्ति के मन में दुविधा होती है, तो व्यक्ति के सामने त्रिशंकु की तरह लटकने की स्थिति होती है। मेरे सामने कोई दुविधा नहीं है। मेरा लक्ष्य निर्धारित है, मेरा धर्म निर्धारित है। धर्म का मतलब वह नहीं जो एक सामान्य भाषा में हम लोग समझते हैं। मेरा धर्म मेरा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म का मतलब जो मुझे मेरे कर्तव्यों के बारे में, मूल्यों और आदर्शों के बारे में मुझे सदैव सचेत करता है, वही मेरा राष्ट्र धर्म है। पूजा पद्धति, उपासना विधि, ये मेरी व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना का हिस्सा है। वह मैं कैसे करूं या किसी व्यक्ति को कैसे करना, ये उसकी स्वतंत्रता उसको है। मैं उसमें अपनी बात को थोप नहीं सकता या कोई मुझ पर अपनी बात को थोप नहीं सकता। लेकिन राष्ट्र धर्म हर एक व्यक्ति का निर्धारित है और वह सभी पर देश, काल, परिस्थिति को छुए बगैर सब पे समान रूप से लागू होता है। जो भी व्यक्ति अपने उस राष्ट्र धर्म का पालन करे, मुझे लगता है उसके लिए किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, अगर वो अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहा है, वह एक सामान्य योगी हो, सन्यासी हो, एक मजदूर हो या कोई प्रशासनिक अधिकारी या फिर किसी भी फील्ड में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके लिए फिर ये सीमाएं नहीं रह जाती हैं कि समन्वय, क्योंकि जब लक्ष्य एक है
और हमें उस पवित्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना है, तो फिर हमारे सामने कोई भी दुविधा नहीं रहती। इसलिए जीवन में मैं यहाँ पर अभ्युदय से जुड़े हुए जितने भी हमारे युवा हैं उन सबसे इस बारे में कहूँगा कि जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना है और जीवन में सफलता प्राप्त करनी तो दुविधा मत रखना। दुविधा जब भी रखेंगे तो दुविधा में दोनों गए माया मिली राम वाली स्थिति हो जाती है। और ये मैं आप सबसे भी कहूँगा कि इसका पालन जरूर करिए। किसी बच्चे से सर्वप्रथम हम माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करते हैं। सर प्रणाम स्वीकार करें। सर मेरा नाम शोभा सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से हूँ। सबसे पहले सर बहुत ही धन्यवाद कि आप इस बड़ी योजना इस पहल को प्रारंभ किए जिससे हम आम स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए अवसर मिला है। तो सर हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या हम तब तक इस योजना में लगे रहेंगे, संलग्न रहेंगे जब तक कि हम पूर्ण रूपेण से यूपीएससी के लिए तैयारी न कर लें। जी सर। और सर हम गाजीपुर से हैं लेकिन गोरखपुर से हमारा लगाव होने के कारण हमने गोरखपुर मंडल को सेलेक्ट किया फॉर प्रिपरेशन यूपीएससी। चलिए शोभा जी आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गोरखपुर के इस अभियान के साथ जोड़ करके यद्यपि पूरे प्रदेश के अंदर है और इस कार्यक्रम के साथ आप जुड़ी हैं। देखिए व्यक्ति को धैर्य खोए बगैर अहर्निश प्रयास करना चाहिए। मैं भी बताऊंगा अभ्युदय योजना के बारे में, हम इसकी चर्चा करेंगे और हमने इसमें इसीलिए दोनों सुविधाएं दी हैं कि व्यक्ति साथ क्लास अटेंड भी कर सकता है या फिर वर्चुअली भी जुड़ सकता है। अभी जैसे हमने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी का भी शुभारंभ किया है। कितना लाभ इससे होने जा रहा है, यानी दुनिया के ज्ञान को, ज्ञान की अपार संभावनाएं हैं। दुनिया के ज्ञान को एक स्मार्टफोन में आप ले रहे हैं। आज की पीढ़ी के लिए तो ये सब कुछ बहुत सहज और सरल हो गया है। इसलिए आप यहाँ पर तैयारी के लिए आए हैं। प्रयास पूरा मेहनत करिए, प्रयास करिए, लक्ष्य निर्धारित करिए। जीवन में कहीं भी देखिए असफलता से व्यक्ति को कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर जीवन में आपने बेहतर प्रयास किया, कहीं असफलता लगती है तो ये मान के चलिए कि कोई अच्छी सफलता, कोई अच्छी खुशखबरी आपके जीवन में आने वाली है जो भविष्य के लिए आपको सचेत कर रही है। और इसलिए इन चीजों से कभी भी प्लान का रास्ता नहीं अपनाना है। न दैन्यम न पलायनम, ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। न तीव्रता दिखानी है और न पलायन का रास्ता अपनाना है। हमें तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करना है और उस अहर्निश प्रयास का नाम ही है अभ्युदय योजना। इस योजना को प्रदेश सरकार ने वसंत पंचमी के दिन प्रदेश के अंदर शुरू किया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। आपकी इतनी बड़ी उपस्थिति, यहाँ गोरखपुर के युवाओं की इतनी बड़ी उपस्थिति, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत करता है। लेकिन हमें इसके प्रति बहुत सकारात्मक रुख होना चाहिए और आप अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास करें, सफलता उससे प्राप्त होगी। हेलो माननीय मुख्यमंत्री, मेरा सादर प्रणाम। मैं दीक्षा पांडे। मेरा आपसे प्रश्न है कि भारत को विश्व स्तर पर सशक्तम राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी को क्या प्रयास करना होगा? दीक्षा जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति
राष्ट्र निर्माण का काम केवल राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं करता है। राष्ट्र निर्माण या कोई भी कार्य, देखिए आपका, जैसे आपका घर है, आपके पिताजी सर्विस करते होंगे, वह वेतन आपके परिवार को मिलता है तो उससे आपका परिवार चलता है। लेकिन अगर परिवार में आपकी माताजी भोजन ही नहीं बनाएंगी, क्या वेतन से ही सब काम हो जाएगा? परिवार के अन्य सदस्य भी होंगे, वो घर के कार्य में किसी न किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन करते हैं, तब घर की व्यवस्था संचालित होती है। ऐसे ही देश की व्यवस्था भी है। वह व्यवस्था, लीडरशिप हमें एक नई दिशा दे सकता है, एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन लीडरशिप के साथ साथ देश के हर एक फील्ड के कार्य करने वाले लोगों का दायित्व बनता है। वह किसी भी फील्ड का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह कर्मचारी हो, वह राजनेता हो, वह मंत्री हो, वह एक सामान्य नागरिक हो, हर व्यक्ति का दायित्व है कि जो उसके लिए निर्धारित उसके कर्तव्य हैं। देखिए, हमारा संविधान हमें हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति भी हमेशा आगाह करते हैं। अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए तो यह देश दुनिया की एक नई ताकत बनेगा। महाभारत में यही बात कही गई है, राजा कालस्य कारणम, यानी राजा काल का कारण होता है, काल राजा का कारण नहीं हो सकता। राजा हम सब चुनते हैं। आज के समय में देश का प्रधानमंत्री हम सब चुनते हैं। 6 वर्षों के अंदर भारत की तस्वीर बदली है, वैश्विक मानचित्र पर भारत का सम्मान बढ़ा है। क्योंकि जब एक यशस्वी नेतृत्व देश को मिलता है तो यशस्वी नेतृत्व उसी प्रकार के फैसले लेकर के देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है, उसके परिणाम भी सामने आते हैं। उससे लोक कल्याण का भी होता है, विकास की योजनाएं भी बढ़ती हैं, वैश्विक मंच पर नागरिकों का सम्मान भी होता है। आज जितने भी हम प्रवासी भारतीयों से बात करते हैं या भारतवंशी परिवार जो किसी कालखंड में भारत से दुनिया के किसी देश में बस गए हैं, जब उनसे बातचीत करते हैं तो बहुत पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स होता है, बहुत सकारात्मक उनका रवैया होता है और उनको गौरव की अनुभूति होती है कि देखिए, हम सब भारत के अंदर भारत की व्यवस्था पर गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। क्योंकि हम अब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया में हमें सम्मान मिलता है। कहां से आए हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भारत से आए हैं, तो लोग हमें सम्मान की निगाहों से देखते हैं और फिर लोगों के मुंह से निकलता है, अच्छा पीएम मोदी के देश से। ये शब्द दुनिया के अंदर अगर लोगों के मुंह से भारत के नागरिकों के प्रति निकलना है आज के दिन पर, इसलिए क्योंकि उस प्रकार का नेतृत्व है। लेकिन नेतृत्व देश की जनता ने दिया है, इसलिए देश की जनता का दायित्व भी बनता है कि हम अपने नेतृत्व की मंशा के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में जहां भी हम कार्य कर रहे हैं, एक विद्यार्थी उसका दायित्व क्या है, वह मनोयोग से अपने पठन पाठन के साथ जुड़े। एक शिक्षक उसका दायित्व बनता है कि वह मनोयोग से अपने अध्यापन के साथ जुड़े। एक कर्मचारी समय से अपने ड्यूटी का निर्वहन करे। एक वैज्ञानिक समय से अपने शोध को आगे बढ़ाए। एक राजनेता समय से अपने सेवाओं के कार्यों को आगे बढ़ाए। हर एक फील्ड का व्यक्ति अगर अपने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने लग जाएगा तो दुनिया की ताकत बनने में भारत को कोई देर नहीं लगेगी और एक अच्छी दिशा में भारत ने जो प्रयास प्रारंभ किया है विगत 6 वर्षों में, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं और आगे भी उसके बहुत अच्छे परिणाम आने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यस्तम कार्यक्रम में से इतना समय निकला, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन युवाओं को उनके स्वर्ण भविष्य के लिए आप आशीर्वाद आशीर्वचन
बैठ जाए, आप बैठते हैं आराम से। आज के इस अभ्युदय कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हमारे जितने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवा हैं, इनके इस कार्यक्रम के साथ ही मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के डिजिटल लाइब्रेरी ज्ञान सिंधु का आज यहाँ पर हम लोगों ने उद्घाटन किया है, शुभारंभ किया है और अभ्युदय से जुड़े हुए कुछ प्रतियोगी छात्रों के साथ मैंने संवाद यहाँ पर बनाया है। मैं सबसे पहले मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ज्ञान सिंधु डिजिटल लाइब्रेरी के शुभारंभ के लिए हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब डिजिटल युग में रह रहे हैं और डिजिटल युग में हमें इसके महत्व को समझना होगा। मैंने जो आपको पहले भी बताया कि आज की पीढ़ी कितनी सौभाग्यशाली है, अब उसको पुस्तकों के ढेर से परेशान नहीं होने की आवश्यकता है, बल्कि दुनिया की लाखों पुस्तकों को वह अपने स्मार्टफोन में कैद करके रख सकता है और जो जानकारी लेना हो एक टिक किया तो अपने आप वहां तक आपके पास वो जानकारी पहुंच गई। डिजिटल क्रांति के इस महत्व को ही जानते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की बात कही थी आज से 6 वर्ष पहले और आज हम लोगों ने कोरोना कालखंड के अंदर उसके बहुत अच्छे परिणाम भी देखे। आप देख रहे होंगे कि 1 वर्ष से देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, संकट था, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बहुत तीव्र। कोई भी व्यक्ति अगर एक संक्रमित व्यक्ति की चपेट में आ गया तो मान के चलिए कि फिर वह जितने लोगों के चपेट में, जितने लोग उसकी चपेट में आएंगे सभी संक्रमित होते हुए जाएंगे। चेन लगातार बढ़ती थी, बहुत तीव्रता के साथ बढ़ती थी। लेकिन आज कोरोना को हम लोगों ने नियंत्रण किया, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था, साथ साथ उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो हमने तकनीक का उपयोग करके अपनी राह को आसान किया। अन्यथा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 24 करोड़ की आबादी में कोरोना को नियंत्रित करना ये तो असंभव जैसा लग रहा था। हम लोगों को कितनी सहजता हुई, पहले हम लोग सहायता बांटने के लिए जाते थे। मुझे याद है 1998-99 में गोरखपुर में बाढ़ आई थी। हम लोगों को बाढ़ कार्यों के लिए उस समय राहत सामग्री को राहत के लिए धनराशि वितरित करने के लिए गांव-गांव में हम लोग जाते थे, चेक वितरित करते थे। अब एक तहसील में सीमित कर्मचारी है, क्या एक साथ सब जगह जा पाएगा कोई व्यक्ति? नहीं हो सकता। एक साथ एक तहसील में अगर 100 ग्राम पंचायत है तो कम से कम एक एसडीएम, तहसीलदार या उनके साथ अगर हम लोग टीम लगा दें तो उस टीम को एक दिन में 1 या 2 गांव में वितरित कर पाते ना, तो कम से कम 50 दिन लगते हैं। और आज फिर वह जाएगा, व्यक्ति भी जाएगा, जिसको चेक आपने दिया वो जाता बैंक में जाता था, बैंक में जाने पे खाता नहीं खुला होता था तो फिर उसमें समस्याएं आती थी, फिर उसमें लेन देन शुरू होता था, भ्रष्टाचार बढ़ता था, बहुत सारी चीजें होती थी। आज तो कुछ नहीं, आज तो पहले से डाटा फीड है। प्रशासन ने भी यहाँ से बता दिया कि कितने लोग इस आपदा से प्रभावित हैं। एक क्लिक किया और पैसा उनके अकाउंट में चला गया। ना किसी अधिकारी को कहीं जाना है, ना हमें कहीं जाना है। एक जगह बैठ करके उन सभी को हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं कितनी चीजों को। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था बनाई, जरूरतमंदों को भोजन मिल सके और
भोजन की व्यवस्था, जहां भोजनालय थे वहां सीसीटीवी कैमरे लगाते थे और उसको हमने जोड़ दिया था लखनऊ में राहत आयुक्त कार्यालय के साथ। आप अनुमान करेंगे एक दिन में हम लोग 12-12, 15-15 लाख भोजन पैकेट बनवाते थे अलग अलग जगह और सारी जानकारी हमारे पास आती थी, एक एक पैकेट कैमरे में कैद होती थी और सारी जानकारी आती थी। अगर ये तकनीक नहीं होती तो क्या हम एक जगह बैठ करके मॉनिटर कर पाते और लोगों को भोजन दे पाते? तकनीक का बड़ा महत्व है और उसी का कारण है कि जनधन अकाउंट धारी 3,56,00,000 परिवारों को प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड के अंदर अतिरिक्त धनराशि दिया गया। 2,40,00,000 किसानों के खातों में पैसा गया। 87 लाख वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन के लाभार्थियों को धनराशि उपलब्ध कराने में मदद मिली। एक साथ दे दिया गया। खाद्यान्न योजना का लाभ ई-पॉस मशीन के माध्यम से कोई भी जाएगा अपना अंगूठा लगा करके अपना खाद्यान्न ले सकता है। ये सुविधा उपलब्ध करवाई गई। तकनीक, इस तकनीक के महत्व को समझना होगा और मुझे तो आश्चर्य होता है कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी के साथ अब तक अपने आप को क्यों नहीं जोड़ा? ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन देर ही सही। आज मैं वहां के कुलपति प्रोफेसर के.पी. पांडे जी को और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के जितने भी वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने वहाँ के छात्र छात्राएं हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि स्मार्टफोन में आपको सब जानकारी मिल जाएगी और लाइब्रेरी की स्ट्रेंथनिंग करने में सब कुछ आप अपनी स्वयं की डिजिटल लाइब्रेरी बना सकते हैं। स्वयं के लिए